हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये जो आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 5, इट विल बी द लास्ट टॉपिक और इट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जीन ट्रांसफर के बारे में, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में मैंने बताया था कि इनडायरेक्टली जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड या किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू। लेकिन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है होस्ट सेल में, राइट, विद दी हेल्प ऑफ सेवरल मेथड्स। वो सारे मेथड मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पीसीआर एग्जैक्टली होता क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट पीसीआर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। कहीं पे कोई क्राइम होता है, किसी क्राइम सीन पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है, कोई सीबीआई की टीम पहुंचती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है, राइट, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते टाइम क्राइम सीन पे, राइट, वो जो है कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे अगर जिसने क्राइम किया है, जो भी कल्प्रिट है, अगर वहाँ पे उस सैंपल में उस कल्प्रिट का कुछ भी रह जाता है, कोई सेल्स रह जाती हैं, राइट, कोई भी सेल्स रह जाती हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स की सेल्स है, या कोई रेप केस है तो रेप केस में स्पर्म सेल्स है, या कुछ भी है XYZ, तो वहाँ पे जो क्राइम सीन पे जो सैंपल्स मिलते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, वेरी ट्रेस अमाउंट में होते हैं। वो सैंपल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं। ऐसे केस में उन ट्रेस अमाउंट वाले सैंपल से उन ट्रेस अमाउंट ऑफ सेल्स जो कि वहाँ पे कल्प्रिट्स के रह जाते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे क्राइम हुआ है तो क्राइम होने के बाद कोई ना कोई ट्रेस छूट ही जाता है। तो अगर कुछ सेल्स रह जाती हैं तो सेल्स में से हम क्या करते हैं, हम सेल्स में से डीएनए निकाल के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से उस कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वो जो सैंपल्स मिले हैं वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है। अगर सैंपल ट्रेस अमाउंट में है, कुछ ही सेल्स हैं, वेरी फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट एट क्राइम सीन, तो उस केस में क्या होगा कि उन फ्यू सेल्स में से अगर आप डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं तो दैट विल बी द मेजर प्रॉब्लम विद यू। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, दैट विल बी द मेजर चैलेंज फॉर यू, कि उस सेल्स में से आपने डीएनए तो आइसोलेट कर लिया, लेकिन सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करने के बाद, राइट, अगर उन सेल्स में वेरी फ्यू नंबर ऑफ डीएनए हैं, इज दैट क्लियर, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा कि आपके पास वेरी फ्यू नंबर ऑफ डीएनए सैंपल्स आएंगे। लेकिन एक वेरी फ्यू नंबर ऑफ डीएनए सैंपल से आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वेरी फ्यू डीएनए सैंपल्स के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, लॉस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वेरी फ्यू डीएनए सैंपल से यू कांट कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे केस में आप जो है पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली पीसीआर टेक्निक है क्या, पीसीआर, राइट। वैसे तो आपने पीसीआर की फुल फॉर्म पुलिस कंट्रोल रूम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बायोटेक में क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो अल्टीमेट एम है, जो अल्टीमेट गोल है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस है। और जो अल्टीमेट एम है, जो अल्टीमेट गोल है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, उसमें आपका जो है सबसे अल्टीमेट एम है कि हमें डीएनए की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चाहिए। अगर आपके पास डीएनए की क्राइम सीन पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी मिलेगी आपको, कुछ, क्योंकि क्राइम सीन पे इतने ज़्यादा ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, कुछ सेल्स मिल जाती हैं तो आप उनसे डीएनए आइसोलेट करते हैं, लेकिन वो डीएनए के लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे केस में आपको हाई कॉपी नंबर ऑफ डीएनए चाहिए होती है। तो पीसीआर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टेक्निक इन क्रिमिनोलॉजी, इवन इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो पीसीआर में हम एग्जैक्टली करते क्या है, मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको कि यहाँ पे बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है आपको अगर किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तो क्राइम सीन से जो भी आपको सैंपल मिलता है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पे जो भी क्राइम सीन पे डीएनए मिला, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डीएनए का, ठीक है, फिर डीएनए मैच किया जाता है। इज दैट क्लियर? हर इंडिविजुअल का कि यूनिक आइडेंटिटी उसका डीएनए होता है, जिसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए वी नीड ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ डीएनए। इसकी इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें लार्ज सैंपल ऑफ डीएनए चाहिए। तो लार्ज सैंपल ऑफ डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए वी यूज दिस टेक्निक पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसके और भी मैं सिग्निफिकेंस डिटेल में बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी टेक्नीशियन को जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होता है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो टेक्नीशियन होते हैं,
उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लार्ज सैंपल ऑफ डीएनए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्निक में जो भी हमें डीएनए का अमाउंट मिलता है उसकी हम बिलियन कॉपीज बना देते हैं। कितनी कॉपी बना देते हैं? बिलियंस कॉपीज बना सकते हैं इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। और ये पॉसिबल है जो है, यानी कि एक कॉपी से, एक डीएनए की कॉपी से इफ यू गेट द बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, दैट इज पॉसिबल इन पीसीआर। तो पीसीआर को आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई जीन और दिस इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई डीएनए। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन के लिए हमें पीसीआर को परफॉर्म करना पड़ता है और ये बहुत ही इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है ये, ठीक है। और बाकी सिग्निफिकेंस आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो लिसन केयरफुली अबाउट पीसीआर इन डिटेल। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिखना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई जीन for the amplification of gene or the amplification of DNA। तो ये टेक्निक कौन सी है बेटा? This is the technique to amplify genes और दी डीएनए। जीन्स और डीएनए को एम्पलीफाई करने की जो टेक्निक है इसे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है कि सपोज दैट अगर आपके पास 1 कॉपी ऑफ डीएनए है और उस 1 कॉपी ऑफ डीएनए को आप पास कराते हैं पीसीआर टेक्निक से, तो उस 1 डीएनए कॉपी की बिलियंस डीएनए कॉपीज बन जाती है, बिलियंस डीएनए बन जाएंगे। तो सेम एक जैसे बिलियंस डीएनए बन जाएंगे और एक जैसे काफी सारे जब आपके पास डीएनए सैंपल होंगे तो डीएनए का इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा आसान है। तो डीएनए को आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? क्योंकि आपके पास बिलियंस ऑफ डीएनए के सैंपल हो गए हैं, इसे आप पीसीआर कहते हैं। तो पीसीआर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई जीन्स और टेक्निक टू गेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स और द डीएनए, दैट यू कॉल पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस टेक्निक वाज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी म्यूलिस। तो कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को पहली बार इन्वेंट किया। दिस टेक्निक इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को पहली बार इन्वेंट किया इन 1983। 1983 में कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया और इस टेक्निक को इन्वेंट करने के बाद 1998 में कैरी म्यूलिस ने नोबेल प्राइज विन किया। इज दैट क्लियर? ही वुन द नोबेल प्राइज, इज दैट क्लियर? इन 1998, राइट, for the invention of PCR technique or polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction or this PCR technique generally performed in a tube. एक ट्यूब में परफॉर्म की जाती है, टेक्निक ट्यूब में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आप हायर क्लासेस में जाएंगे, राइट, अगर आप बायोटेक में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो पीसीआर वहां पे डिटेल में सिखाया जाता है। अगर आप एक आजकल जो है यहाँ पे डिग्री मिलती है फॉरेंसिक साइंस में भी बैचलर भी होता है, मास्टर्स भी होता है, पीएचडी भी होती है। तो फॉरेंसिक साइंस का भी अगर आप कोई डिग्री या कोर्स करते हैं तो उसमें भी पीसीआर आपको अच्छे से सिखाया जाता है। तो यहाँ पे एपेंड्रोफ नाम की एक ट्यूब होती है, एपेंड्रोफ ट्यूब में पीसीआर टेक्निक परफॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। दिस पीसीआर टेक्निक परफॉर्म्ड इन एपेंड्रोफ ट्यूब। एपेंड्रोफ नाम की एक ट्यूब होती है इस डिवाइस में, एपेंड्रोफ ट्यूब, दिस इज द डिवाइस। ये एक डिवाइस है जिसमें कि पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि डीएनए की एक कॉपी से बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए कलेक्ट कर ली जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्या है बेटा? तो ये हो गया आपका पीसीआर टेक्निक। अब पीसीआर टेक्निक को आप परफॉर्म कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ पीसीआर टेक्निक, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो लिसन केयरफुली। तो उसको परफॉर्म करने के लिए देयर आर मेनली 3 स्टेप्स टू परफॉर्म पीसीआर टेक्निक। 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप which perform in PCR technique to get the multiple copies। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है बेटा, पहला स्टेप डीनेचुरेशन है, दूसरा स्टेप जो है वो है एनीलिंग। सेकंड स्टेप इज एनीलिंग और जो लास्ट स्टेप है वो है एक्सटेंशन।
यहाँ पे 3 स्टेप्स में पीसीआर टेक्निक कंप्लीट हो जाती है और ये 3 स्टेप्स में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीनेचुरेशन की। लिसन केयरफुली। सपोज दैट ये आपके पास एक डीएनए सैंपल है, दिस इज डीएनए सैंपल। ये बेटा आपको क्राइम सीन से डीएनए सैंपल मिला है। कोई इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम सीन पे पहुंची है, जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे उसको ट्रेस अमाउंट में, मैं ये एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं जिसको आप जिस एग्जांपल की वजह से आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो वहां पे कोई क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन टीम गई, वहां टीम गई तो इन्वेस्टिगेशन टीम के जाने के बाद वहां पे कुछ ट्रेस अमाउंट में उनको क्लू मिले, कुछ सेल्स मिल गई, हेयर फॉलिकल सेल्स मिल गई या कुछ भी XYZ मिल जाता है। तो वहां पे बड़ा ही ट्रेस अमाउंट में क्लूज मिले, ट्रेस अमाउंट में सेल्स मिली, तो उससे ट्रेस अमाउंट में डीएनए निकलेंगे, वेरी ट्रेस अमाउंट में। तो ये एक ट्रेस अमाउंट उसमें डीएनए आपके पास एक सैंपल पड़ा है, वहां पे इस डीएनए से आपको मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है और मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे। आप इसको क्या देंगे बेटा? आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे। जैसे ही आप इसको डीनेचर करते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो आप इसको हाई टेम्परेचर दीजिए। हाई टेम्परेचर बेटा डीनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 94 डिग्री सेल्सियस। तो 94 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दिया जाता है डीएनए को, तो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अगर इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। देखो बेटा ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हमारे पास, दिस बोथ आर द स्ट्रैंड, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है हमारे पास सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। आपने डीनेचर्ड किया, हाई टेम्परेचर पे रखा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। इसको आप 5 एंड बोलते हैं, 3 एंड, और ये एंटी पैरेलल होता है। तो ये 5 एंड होगा तो अपोजिट साइड में 3 एंड होगा, 3 एंड होगा तो अपोजिट साइड में 5 एंड होगा। ये भी आप बना लीजिए। तो ये 5 एंड और ये 3 एंड, ये भी आप लिख लीजिए। और ये 3 एंड और ये आपका 5 एंड। तो डीनेचुरेशन में आपने उसको हीट किया 94 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका एनिलिंग। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? एनिलिंग। तो अगला जो प्रोसेस है यहाँ पे, देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला जो स्टेप है हमारा वो है बेटा एनिलिंग। एनिलिंग में आप एग्जैक्टली क्या करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एनिलिंग में हम क्या करते हैं? एनिलिंग में टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है। डीनेचुरेशन में आपने टेम्परेचर हाई लिया, डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को रखा। डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ये कौन से टेम्परेचर पे वर्क होता है बेटा डीनेचुरेशन? 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब इसके बाद जो एनिलिंग प्रोसेस है, इस एनिलिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं और यहाँ पे कितना टेम्परेचर रखा जाता है? एनिलिंग प्रोसेस जो होता है वो जो है यहाँ पे एनिलिंग प्रोसेस जो होता है ये इसमें आप जो है टेम्परेचर को लो कर देते हैं। यहाँ पे जो एनिलिंग प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर लो हो जाएगा। यहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सपोज दैट आपने रख दिया है। तो 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या 50 से 60 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर है उस पे एनिलिंग प्रोसेस किया जाता है। ये मैंने एक एवरेज टेम्परेचर लिया है 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ किताबों में 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये मैंने एवरेज टेम्परेचर लिया है, 54 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग प्रोसेस किया जाता है। सो लिसन केयरफुली। तो एनिलिंग में आप करते क्या हैं? तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, पीसीआर में डीएनए की एक कॉपी से मल्टीपल बिलियंस कॉपीज तैयार कर लेते हैं और इन बिलियन कॉपीज को तैयार होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, कुछ मिनट्स का प्रोसेस है ये, राइट। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे दिन या वीक्स नहीं लगते हैं। इस प्रोसेस को डीएनए की एक कॉपी से बिलियन कॉपी तैयार करने में कुछ मिनटों का काम है, दैट आई विल डिस्कस। लिसन केयरफुली। तो डीनेचुरेशन में पहला जो स्टेप था बेटा, डीनेचुरेशन में सिंपली आपने क्या किया? डीनेचुरेशन में आपने हीट किया है। किसको? डीएनए को हीट किया है 94 डिग्री सेल्सियस पे। हीट दी डीएनए एट 94 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से डीएनए के बोथ स्ट्रैंड सेपरेट। किसको हीट किया बेटा? डीएनए को, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बीच में उनके हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। दिस इज डीनेचुरेशन। इसके बाद बेटा अगला जो प्रोसेस है वो है एनिलिंग।
एनिलिंग में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करते हैं आप, एनिलिंग ध्यान से समझिए, ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से समझते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, जिसमें कि आपको पूरी पीसीआर रिएक्शन समझ आ जाएगी, एग्जैक्टली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। एनिलिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं, एनिलिंग में आपको बता देता हूं, एनिलिंग में हम एग्जैक्टली ये करते हैं कि एनिलिंग में जो 3 एंड है, 3 एंड की साइड पे यहाँ पे कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेट किए जाते हैं बेटा, ये देख रहे हैं आप, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये आपने 3 एंड की साइड पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेट किया, ठीक है, तो ये इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस 5 to 3 होगी, इज दैट क्लियर। और ऐसे ही इस 3 एंड की साइड भी आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेट करते हैं बेटा, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपने सेट किया, दिस इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज दिस, दिस इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हमेशा बेटा, हमेशा ये जो है 3 एंड की साइड पे अटैच किए जाते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब आप ये कहेंगे कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्यों है, और यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। तो एनिलिंग में आप क्या करते हैं, एनिलिंग में जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा कूल कर दिया जाता है, टेम्परेचर मैंने बोला एवरेज 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने रखा है यहाँ पे, और इसके अलावा ये एनिलिंग में आप अटैच करते हैं, अटैच दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, आप एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को अटैच करते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 11th क्लास में टाइप ऑफ सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में पढ़ा होगा आपने, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से आपने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े होंगे, तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड्स, ऐसे ही होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में एग्जैक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं कहीं पे 2 to 10 भी लिखा रहता है, तो ये आपके 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी सीक्वेंस होती है जिसको आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एनिलिंग प्रोसेस में आपने ये 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है इसको अटैच क्यों किया है, इस बात का मैं आपको ये जवाब देता हूं कि ये इसलिए अटैच किया है। देखिए अभी आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इज दैट क्लियर, तो वहां पे ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आपने अटैच की है, ये सीक्वेंस पहली बात तो 3 एंड की साइड, देखिए 3 एंड है, ये 3 एंड के नजदीक सेट की जाती है, इधर देखिए 3 एंड है, ये 3 एंड के नजदीक सेट की जाती है, इज दैट क्लियर। और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है एक प्राइमर की तरह रोल प्ले करती है, प्राइमर की तरह रोल प्ले करती है। आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक सीक्वेंस होती है प्राइमर सीक्वेंस, जब तक डीएनए में प्राइमर सीक्वेंस अटैच नहीं होती है, प्राइमर सीक्वेंस फॉर्म नहीं करती है, तो बिना प्राइमर सीक्वेंस के डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कंसीडर एज प्राइमर सीक्वेंस, तो ये एक प्राइमर है, तो प्राइमर के बिना डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर में एक टॉपिक पढ़ाया था ओरी, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ आरओपी, रेप्रेसर ऑफ प्राइमर पढ़ाया था। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पे प्राइमर भी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। अगर ये प्राइमर यानी कि ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अटैच नहीं किए जाएंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो डीएनए की मल्टीप्लिकेशन के लिए, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए पीसीआर चैन में, पीसीआर रिएक्शन में, क्योंकि पीसीआर रिएक्शन का मतलब है यहां पे एक कॉपी से आप बिलियंस कॉपीज तैयार कर लेते हैं, तो यहां पे पीसीआर रिएक्शन में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए इस रिएक्शन में आपको प्राइमर यानी कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच करना बहुत ही कंपलसरी है। तो एनिलिंग प्रोसेस में आपने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दिया। ये क्या है बेटा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये दोनों ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कौन से एंड की तरफ सेट कर रहे हैं आप बेटा, 3 एंड की तरफ सेट कर रहे हैं। किसकी तरफ सेट कर रहे हैं बेटा, 3 एंड की तरफ सेट कर रहे हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहां पे अटैच कर रहे हैं, टुवर्ड्स 3 एंड, ये 5 एंड की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स 3 एंड की तरफ होते हैं। थर्ड एंड ऑफ डीएनए, 3 एंड ऑफ डीएनए की साइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे ये हो गया एनिलिंग प्रोसेस।
यानी कि 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते हैं। बिना ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के अटैच हुए डीएनए का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। दीज कंसिडर एज प्राइमर्स, इनको एज ए प्राइमर कंसिडर किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका एनिलिंग प्रोसेस। समझ आया? डीनेचुरेशन में आपने हीट कर दिया 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, क्योंकि आपको डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपी बनानी है। सबसे पहली साइकिल में 1 से 2 ही कॉपी बनेंगी, तो 2 कॉपी बनाने के लिए दोनों स्ट्रैंड का सेपरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। दोनों स्ट्रैंड किसका काम करेंगे? टेम्पलेट का काम करेंगे, क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आगे बाइंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आगे बाइंड होता है। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के साथ। सेकंड प्रोसेस में आपने एनिलिंग कर दिया है, लोअर टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को आपने अटैच कर दिया। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पे प्राइमर का काम करते हैं। बेटा किसका काम करते हैं? यहाँ पे प्राइमर का काम करते हैं। इसके बिना डीएनए का जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो कंप्लीट नहीं होगा, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस भी जरूरी है। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है यहाँ पे वो नेक्स्ट प्रोसेस है, डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं? लिसन केयरफुली, दिस इज लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड द लास्ट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन करने के लिए आप क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पे होता है? ये जो लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं बेटा, एक्सटेंशन में एग्जैक्टली होता क्या है? डीनेचुरेशन याद रहे टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनिलिंग 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। वही जो एक्सटेंशन होगा उसके लिए 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो एक्सटेंशन में क्या होता है? आप ये देख रहे हैं दोनों सेपरेट स्ट्रैंड है, दोनों के साथ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्राइमर है, यानी कि जहां पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच है, देखिए ऐसे कंडीशन थी, ठीक है, ये दोनों ऐसे सेपरेट थे। यहाँ पे लिसन केयरफुली, है ना, ये यहाँ पे 5 एंड है बेटा, ये 3 एंड है, तो 5 एंड 3 एंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से है ना। ये यहाँ पे कहीं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मैं रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, देखिए ध्यान से, दिस इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ठीक है, ये टुवर्ड्स 3 एंड की साइड है, इधर भी टुवर्ड्स 3 एंड की साइड होगा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट थे। ऐसे एनिलिंग में आपके पास सिर्फ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी बेटा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ठीक है, और ये भी टुवर्ड्स 3 एंड, दिस इज आल्सो टुवर्ड्स 3 एंड, दिस इज टुवर्ड, दिस इज 5 एंड, तो दोनों 3 एंड्स की साइड है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोसेस में होना क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्सटेंशन में यहाँ पे एक एंजाइम ऐड किया जाता है जिसको आप डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपी बनाने के लिए, है ना, एक कॉपी से 2 कॉपी बनाने के लिए एग्जैक्टली मैं फिर से बता देता हूं कि डीएनए है, ये एक स्ट्रक्चर है। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बता दिया आपको, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। यहाँ पे ये डीएनए की एक कॉपी है, इस कॉपी से एक कॉपी से 2 कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। देखो बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद इनके साथ एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड कर लिया। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके यहाँ पे दोनों सेपरेट स्ट्रैंड के साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके यहाँ पे बाइंड कर गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे एक डीएनए से यहाँ पे 2 डीएनए बन गए हैं। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? यहाँ पे 2 डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बना है, ये नया स्ट्रैंड है बेटा, ये नया स्ट्रैंड है। ये जो रेड रेड दिख रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है। तो ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है, इस न्यू स्ट्रैंड को बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, सॉरी रेप्लिकेज बोल दिया मैंने। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को बनाता है, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करता है। क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनाना है बेटा, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे कैरी म्यूलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लिसन केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे कैरी म्यूलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना। ये उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों था ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे एक्सटेंशन में, जैसे ही आपने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच किया वैसे ही यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड डेवलप हो गया। देखिए डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो चुकी है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे
ऐड हो चुका है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, और ये जो प्रोसेस होता है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको आप बोलते हो डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होगा बेटा? ये डीएनए पॉलीमरेज। अभी मैं डीएनए पॉलीमरेज लिख देता हूं यहाँ पे, ये एंजाइम चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एक्सटेंशन प्रोसेस जो हो रहा है 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो एक्सटेंशन प्रोसेस है ये 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है। क्या 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज काम कर सकता है क्या? हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है। समझ में आया बेटा? हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतना नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस एक्सटेंशन प्रोसेस को हाई टेम्परेचर पे ही आप परफॉर्म करा रहे हैं, जिससे कि आप यहां पे डीएनए की 1 से 2 कॉपी बन जाए, ठीक है। तो डीएनए की कॉपी को डेवलप करने के लिए 72 डिग्री सेल्सियस है, उस टेम्परेचर पे हमारा नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज, कैरी मुलिस ने एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज सर्च आउट किया, और उस डीएनए पॉलीमरेज को सर्च करने के बाद उनकी ये जो टेक्निक हुई वो सक्सेसफुल हुई। पहले वो इस साइकिल को परफॉर्म तो करते थे, पीसीआर टेक्निक परफॉर्म की, लेकिन वो जो पीसीआर साइकिल, जो सबसे पहले कैरी मुलिस ने जो पीसीआर साइकिल को परफॉर्म किया, यानी कि जो पीसीआर रिएक्शन को परफॉर्म किया, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज डीएनए पॉलीमरेज था। क्योंकि हर साइकिल को, एक साइकिल में 1 से 2 कॉपी तैयार होती है, और हर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको बार बार डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे में कैरी मुलिस ने क्या काम किया? कैरी मुलिस ने एक डीएनए पॉलीमरेज लिया, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया का था जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। यानी कि उन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करके पीसीआर टेक्निक में इस्तेमाल किया। तो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज को, यानी कि बैक्टीरिया के एंजाइम को, बेटा बैक्टीरिया डीएनए को नहीं, बैक्टीरिया के एंजाइम को आइसोलेट करके उन्होंने पीसीआर टेक्निक में इस्तेमाल किया। वो जो बैक्टीरिया था वो एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया था, यानी कि वो जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। इसलिए उस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज रहा वो बहुत ही स्टेबल रहा, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, ये बार बार इस साइकिल में डीएनए पॉलीमरेज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वहां पे टैग पॉलीमरेज ने काम किया। तो यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज लिया, यहां पे ये एक्चुअल डीएनए पॉलीमरेज नहीं था, इस डीएनए पॉलीमरेज की जगह टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल किया। और टैग पॉलीमरेज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहां पे काम नहीं कर सकता 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, जो कि मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, ऐसे बैक्टीरिया का जो एंजाइम होगा वो एंजाइम मोस्ट एडेप्टेड होगा और मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, इट मींस व्हाट, उसका डीएनए पॉलीमरेज, उसके एंजाइम भी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे के आसपास क्या होंगे बेटा? स्टेबल होंगे। तो इन्होंने डीएनए, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की जगह इस्तेमाल किया टैग पॉलीमरेज। कौन सा इस्तेमाल किया? टैग पॉलीमरेज। इसको टैग पॉलीमरेज इसलिए बोलते हैं, है तो ये डीएनए पॉलीमरेज ही, लेकिन ये एक बैक्टीरिया से निकाला गया है, दैट्स व्हाई कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। इस टैग पॉलीमरेज को देखो बेटा, एक्सटेंशन में हमने क्या किया? एक्सटेंशन में हमने इंट्रोड्यूस किया किसको? टैग पॉलीमरेज को, जो कि एक एंजाइम है जिसको कि बैक्टीरिया से निकाला है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है कितना है बेटा? एट टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेटा वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लिया जिसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। टैग पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से निकाला, क्यों उसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टैग पॉलीमरेज निकाला एक बैक्टीरिया से जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज को निकाला, और दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टैग पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? इस डीएनए पॉलीमरेज को आप टैग पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे इसको थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया। इसके अलावा हम यहां पे टैग पॉलीमरेज के अलावा कुछ और टाइप के भी डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे एक पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है पी फ्लू पॉलीमरेज। पी फ्लू पॉलीमरेज, ये जो पी फ्लू पॉलीमरेज है इसको आइसोलेट किया जाता है पायरोकोकस फुरियोसस।
पायरोकोकस फुरियोसस बैक्टीरिया से टी फ्लू पॉलीमरेज का निकाला जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? एक और यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसी की तरह का, वेंट पॉलीमरेज। एक और एंजाइम है, मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम बता दिए हैं बेटा आपको, और आप तीनों में से कोई भी एंजाइम इस्तेमाल करके पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। टैग पॉलीमरेज को, पी फ्लू पॉलीमरेज को, ये तीनों ही थर्मोस्टेबल एंजाइम है। ये क्या है बेटा? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। इनको आप क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेबल एंजाइम। इसको थर्मोस्टेबल एंजाइम क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये एंजाइम स्टेबल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो वेंट पॉलीमरेज है, इसको जो निकाला जाता है एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है थर्मोकोकस लिप्टोरेलिस। थर्मोकोकस लिप्टोरेलिस, थर्मोकोकस लिप्टोरेलिस नाम के बैक्टीरिया से वेंट पॉलीमरेज को निकाला जाता है। तो इसी तरीके से यहां पे आपकी एक डीएनए की कॉपी से एक साइकिल में 2 कॉपी बन गई है बेटा। कितनी कॉपी बन गई है? 2 कॉपी बन गई है। बड़ा आसान प्रोसेस है। फिर से बता देता हूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या है? पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका अल्टीमेट एम ये है कि यहां पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन किया जाता है, एक डीएनए से मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है। इस टेक्निक को पहली बार कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला 1998 में, और इस टेक्निक को इन्वेंट किया 1983 में किसने? कैरी म्यूलिस ने। और इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं एक डिवाइस में जिसका नाम है एपेंड्रॉफ ट्यूब। इज दैट क्लियर? इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आपको 3 स्टेप्स अपने माइंड में रखने होंगे। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसमें कि डीएनए को हाई टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया गया। हीट करने से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। आपको यही करना था, आपने सेपरेट कर दिया। इसके बाद दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप क्या बेटा? एनिलिंग। एनिलिंग में थोड़ा टेम्परेचर कम कर देते हैं। 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या प्राइमर को 3 एंड पे अटैच किया जाता है। बिना प्राइमर के डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन आई विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए आप उसको इतना ही समझिए। डिटेल में मैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में वहां पे डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है बिना डीएनए पॉलीमरेज के पॉसिबल ही नहीं है, और डीएनए पॉलीमरेज के बिना पॉसिबल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड कंप्लीट हो रहा है। एक डीएनए से 2 डीएनए कंप्लीट होने के लिए न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड तभी बनेगा जब पॉलीमराइजेशन होगी किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। बट एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे केस में हम स्पेशल टाइप के डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आप टैग पॉलीमरेज कहते हैं। ऐसे ही पी फ्लू पॉलीमरेज जिसको आप किससे निकालते हैं? पायरोकोकस फुरियोसस से। ऐसे ही वेंट पॉलीमरेज जिसको आप निकालते हैं थर्मोकोकस लिप्टोरेलिस से। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया पीसीआर। अब मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। अब अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन भी कर सकते हैं कि पीसीआर का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, 1 बाय 1 आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं अपनी। तो देखो यहां पे बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर जानना भी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन के क्या क्या मेजर सिग्निफिकेंस है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस पीसीआर। सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, लिसन केयरफुली। सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, पीसीआर के मेजर सिग्निफिकेंस क्या क्या है? ठीक है, पहला सिग्निफिकेंस क्या है देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, एनालिसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन्स को एनालाइज कर सकते हैं आप, यानी कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप डायग्नोसिस में। किसमें बेटा? डायग्नोसिस मतलब बीमारी को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो आपको इन्फेक्ट तो कर देती हैं। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं वो आपको इन्फेक्ट तो कर देते हैं, खासकर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन जो है इतना अर्ली सिम्टम्स नहीं देता। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अर्लियर सिम्टम्स नहीं देता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में जब पैथोजेंस की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में कम होती है तो उस टाइम पे उसमें क्या होगा बेटा? आपकी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? आप डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब आपकी बॉडी में कोई बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स नजर आते हैं। लेकिन कुछ पैथोजेंस अर्लियर स्टेज में इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते
और आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नज़र नहीं आता, सिम्टम लेस होते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी में पैथोजेंस तो है लेकिन वो कम कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ऐसे पैथोजन को फाइंड आउट करने के लिए आप पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर टेक्निक को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो पैथोजेंस अगर बॉडी में होंगे तो उनके जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो जाएंगे, और एम्पलीफिकेशन से आपको पता चल जाएगा ये फलाना, ये मतलब फला पैथोजेंस का क्या है बेटा, ये मतलब डीएनए है। तो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए खासकर इस टेक्निक का जो इस्तेमाल किया जाता है एचआईवी एड्स के लिए। एचआईवी एड्स के लिए आप एलिजा भी परफॉर्म करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं टेस्ट डिटेक्शन के, कभी कभी अर्लियर स्टेज में वो टेस्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आप पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म करके इस आसानी से पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड सिग्निफिकेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेकंड सिग्निफिकेंस कौन सा बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर पर्सन की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जितने भी लोग होते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंडिविजुअल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको आप कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप करके किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। अगर किसी क्रिमिनल जो है बहुत ही शातिर है, राइट, उसने क्राइम कर दिया है, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा है, लेकिन कोई ना कोई ट्रेस तो छूट ही जाता है, ऐसे केस में आप ऐसे क्रिमिनल को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए लार्ज सैंपल चाहिए। लार्ज सैंपल आप डीएनए की पीसीआर से परफॉर्म कर सकते हो। तो दूसरा सिग्निफिकेंस बेटा। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, और सिग्निफिकेंस बताता हूं मैं आपको, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी समझते हो? इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए भी आप पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। एंशिएंट इजिप्ट में क्या करते थे लोग, जितने भी जो भी लोग मर जाते थे उनको मम्मीफाइड कर दिया जाता था, ठीक है, उनकी बॉडीज को मम्मीफाइड कर दिया जाता था, जो आज भी हमें मिलते हैं मम्मीफाइड बॉडीज। तो उनके जो डीएनए सैंपल्स हैं, उनके डीएनए सैंपल से आप इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सकते हैं कि वो जो है उनके कैरेक्टर्स क्या रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे पैलेंटोलॉजी में डायनासोर जैसी जो प्रजातियाँ हैं, आज आपने देखा होगा, जुरासिक पार्क नाम की मूवी देखी होगी, उसमें डायनासोर देखे होंगे। ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड में मूवीज बनी हुई है जिसमें डायनासोर देखे हैं। तो डायनासोर के जो करेक्टर हैं, उन करेक्टर को हम कैसे इमेजिन कर पाते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ देयर, उनके हमें डीएनए सैंपल आज भी मिलते हैं। तो उनके डीएनए सैंपल से हम उनके कैरेक्टर को डिटरमाइन करके राइट एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से हम डायनासोर को इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि डायनासोर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एनिमल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहली पैलेंटोलॉजी में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट पैथोजेंस को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ए मेजॉरिटी ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट पैथोजेंस को भी डिटेक्ट करने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस इफ यू वांट टू डिटेक्ट, यू कैन यूज दिस टेक्निक, you can perform this technique. Is that clear to all of you? So this is all about PCR. अगला जो हमारा टॉपिक है, that I am going to discuss in detail. जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? उसका अल्टीमेट गोल होता है कि आपको एक डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए। हर जीन, एक पर्टिकुलर जीन एक प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम या एक पर्टिकुलर प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, तो वो प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए आप जो है उस जीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो यही है कि आपको जो है फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आपको फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि जीन का प्रोडक्ट आपको तैयार करना है। तो हम उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कुछ और टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली। फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, अगला टॉपिक है हमारा। ये पीसीआर साइकिल है। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपीज बन गई हैं, ठीक है। कि फर्स्ट साइकिल में ये दिस इज फर्स्ट साइकिल, सपोज दैट ये साइकिल चल रही है। फर्स्ट साइकिल में डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपी तैयार होती है, ठीक है। ऐसी ही 30 साइकिल्स परफॉर्म की जाती हैं, और 30 साइकिल्स के बाद डीएनए की बिलियंस कॉपीज तैयार हो जाती हैं। कैन यू इमेजिन दिस? सपोज दैट अगर एक साइकिल में, ओनली 1 साइकिल में बेटा डीएनए की कितनी कॉपीज बन रही है बेटा? 2 कॉपीज तैयार हो रही है, ठीक है। तो 30 साइकिल्स में देखो कितनी कॉपी तैयार होगी? 2 की पावर 30,
2 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए। तो विद इन 30 साइकिल्स यू विल गेट द बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए एंड दिस इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस। तो ये पॉइंट मेरे को बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 30 साइकिल्स में डीएनए की कितनी कॉपीज बनेगी, बिलियंस कॉपीज तैयार हो जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपी तैयार हो जाएगी, राइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज 30 साइकिल के बाद पीसीआर में डेवलप हो जाती है। तो ये चीज भी मेरे को बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहां पे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट या ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हाउ यू विल ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल ये है कि आपको जो है एक प्रोडक्ट तैयार करना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने जीन सेलेक्ट किया है उसका आपको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। एग्जैक्टली क्या होता है, कभी कभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कोई डायबिटिक पेशेंट है, पहले डायबिटीज़ के पेशेंट का इलाज किया जाता था इंसुलिन का इस्तेमाल करके, लेकिन वो इंसुलिन जो निकाला जाता था वो किसी एनिमल की बॉडी से निकाला जाता था, तो उसके रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते थे, एलर्जिक रिएक्शन के ज़्यादा चांसेस होते थे। लेकिन आजकल जो मार्केट में इंसुलिन मिलता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनमें इंसुलिन की कमी होती है, उससे आप ह्यूमुलिन कहते हैं, यानी कि वो ह्यूमन इंसुलिन है। लेकिन उस ह्यूमन इंसुलिन को जो तैयार किया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उस जीन से इंसुलिन बना दिया गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप ये किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उस जीन को आपने उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया और वहां पे उस बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाना पॉसिबल नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अगर आपको इंसुलिन चाहिए तो वो जो इंसुलिन आपको चाहिए उस इंसुलिन को बनाते कैसे हैं आप, उस इंसुलिन को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हेटेरोलोगस होस्ट को, राइट। अमेरिका की एक कंपनी थी, मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा अबाउट ह्यूमुलिन इन नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। अमेरिका की एक कंपनी थी एली लिली, उसने क्या काम किया, ह्यूमन के जीन को निकाल के, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है जो कि इंसुलिन में एक्सप्रेस करता है, उस जीन को निकाल के एक बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था इकोलाई। इकोलाई यहाँ पे एक हेटेरोलोगस होस्ट है। हेटेरोलोगस होस्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट किसी एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बनता है नेचुरली, उसको आप किसी बैक्टीरिया से ऑब्टेन कर रहे हो या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हो, उसे आप हेटेरोलोगस होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन जीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल बनाने के लिए सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, वो है आपकी हेटेरोलोगस होस्ट। तो हेटेरोलोगस होस्ट समझ लीजिए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट, तो यहाँ पे हेटेरोलोगस होस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप हेटेरोलोगस होस्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप हेटेरोलोगस होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, आपके लिए एक इंसुलिन जो तैयार किया, इंसुलिन है तो ह्यूमन, लेकिन तैयार किसने किया बेटा, एक बैक्टीरिया ने। आपने उस जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, तो आपके लिए एक बैक्टीरिया अगर इंसुलिन तैयार कर रहा है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो एक बैक्टीरिया के अंदर हुआ, तो उस बैक्टीरिया को आप हेटेरोलोगस होस्ट कहेंगे। इसके अलावा क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, इसके अलावा जो आप प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फॉरेन जीन को प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, ये मैं आपको सिक्वेंसली बता रहा हूं, मैं बाय सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, यहां सबसे पहले किया जाता है, पहला जो पॉइंट है यहां पे इधर से देखिए, पहले आप सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप माइक्रोब्स का सिलेक्शन करते हैं बेटा।
आप किसका सिलेक्शन करते हैं, माइक्रोब्स का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि एक कॉम्पिटेंट हेटेरोलोगस होस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं जो कि मोस्ट सुटेबल है, जिसको लेबोरेटरी मीडियम में आसानी से ग्रो कराया जा सके, इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो कराया जा सके। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स करते हैं, उस माइक्रोब्स को आप डेवलप कर देते हैं, उस माइक्रोब को आप रिकॉम्बिनेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद आप जो है जाते हैं स्केल पे। किस पे जाते हैं बेटा, स्केल पे। उसके बाद कौन सा स्केल होता है, जिसपे आप जाते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट लेने के लिए आपको ये प्रोसेस परफॉर्म करने बहुत जरूरी है, तो आपको लेबोरेटरी स्केल पे जाना पड़ता है। फॉर गेटिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट यू नीड टू यूज सर्टेन स्केल। तो लेबोरेटरी स्केल पे जाते हैं। लेबोरेटरी स्केल में क्या किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो बेटा लेबोरेटरी स्केल में क्या किया जाता है, लेबोरेटरी स्केल में जो है, लेबोरेटरी स्केल में ये किया जाता है कि लेबोरेटरी स्केल में आप जो है लेबोरेटरी लेवल पे यहाँ पे जीन का प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हैं कि जीन का प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। उसके लिए जीन के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको, क्योंकि हेटेरोलोगस होस्ट में अगर आप जीन का प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं हेटेरोलोगस होस्ट से, तो उसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, अगर जीन का प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर रहे हैं हेटेरोलोगस होस्ट से, तो उसके लिए आप उसको एक प्रॉपर मीडियम देंगे ग्रो करने के लिए। उस मीडियम में क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए ये आप लेबोरेटरी स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, उसके लिए एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी कैसे लेनी है, तो सारी टेस्टिंग सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल पे की जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया लेबोरेटरी स्केल। लेबोरेटरी स्केल के बाद जो दूसरा स्केल है हमारा वो है पायलट स्केल। पायलट स्केल, लेबोरेटरी स्केल के बाद पायलट स्केल। पायलट स्केल को आप प्री कॉमर्शलाइजेशन स्केल भी बोलते हैं बेटा। दिस इज प्री कॉमर्शलाइजेशन स्केल। किसी भी प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करने के लिए, कॉमर्शलाइजेशन के लिए सबसे पहले उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाती है कि वो हेटेरोलोगस होस्ट, जिससे कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसको कैसी कैसी कंडीशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारी चीजें आप लेबोरेटरी स्केल पे देखते हैं। लेबोरेटरी स्केल में आप जैसे ग्लास एपरेटस, फ्लास्क वगैरह जितने भी लेबोरेटरी एपरेटस होते हैं उन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप पायलट स्केल पे आते हैं, तो पायलट स्केल में को आप प्री कॉमर्शलाइजेशन स्केल भी बोलते हैं। यहां पे आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को टेस्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, एग्जैक्टली वहां पे कितना कंटेंट चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें पायलट स्केल पे देखी जाती है। इसको प्री कॉमर्शलाइजेशन स्केल बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी ग्लास एपरेटस होते हैं, ग्लास एपरेटस रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है और सारी कॉस्टिंग, सारी क्वालिटी सब कुछ यहीं पे चेक किया जाता है। लेबोरेटरी स्केल तो पूरा एक रिसर्च लेवल का स्केल है, जहां पे आप जो है माइक्रोब्स को सर्च करते हैं। माइक्रोब्स को सर्च करने के बाद माइक्रोब्स के कौन सी कंडीशन में ग्रो करता है, वो सारी जो चीजें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए उस माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, वो सारी चीजें आप चेक करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। उसके बाद पायलट स्केल्स पे क्या होता है कि पायलट स्केल्स पे ये प्री कॉमर्शलाइजेशन स्केल है। यहाँ पे आप कॉस्टिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, ये सारी चीजें चेक करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लेबोरेटरी स्केल के बाद पायलट स्केल। पायलट स्केल में आप स्टेनलेस स्टील के कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप ग्लास एपरेटस इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर एट द एंड आ जाते हैं आप, पायलट स्केल के बाद आप आते हैं बेटा इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है। अब जब सारी चीजें पायलट स्केल में वेरीफाई होगी, उसकी कॉस्टिंग भी आपके लिए ठीक है, सब कुछ सही है कि कॉस्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, क्वालिटी आपने चेक कर ली है, सब कुछ आपने चेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल में आप इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े फर्मेंटर्स का। इंडस्ट्रियल स्केल में किसका, इसको इंडस्ट्रियल स्केल में जाते हैं आप तो लेबोरेटरी स्केल से पायलट स्केल, पायलट स्केल से इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आप चले गए, यानी कि दिस इज फॉर कॉमर्शलाइजेशन। इंडस्ट्रीज किसके लिए सेटअप की जाती है? कॉमर्शलाइजेशन के लिए। तो प्री कॉमर्शलाइजेशन पायलट स्केल और कॉमर्शलाइजेशन बेटा, कॉमर्शलाइजेशन क्या होगा बेटा? कॉमर्शलाइजेशन में इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स रखे जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल की पहचान क्या है? पायलट स्केल में क्या सेटअप किए जाते हैं बेटा? स्टेनलेस स्टील के कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉस्टिंग और क्वालिटी को चेक करने के लिए। लेबोरेटरी स्केल में क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ग्लास एपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी मैंने साइड में लिख दिया है यहाँ पे कि ग्लास एपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंडस्ट्रियल स्केल में बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगाए जाते हैं बेटा, बड़े बड़े फर्मेंटर्स। और इन फर्मेंटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 100 से 1000 लीटर्स तक।
कितनी बेटा 100 से 1000 लीटर्स तक फर्मेंटर्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इन फर्मेंटर्स को आप 100 से 1000 लीटर्स की कैपेसिटी वाले फर्मेंटर्स लगाते हैं और ये फर्मेंटर्स बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं और इनसे आप लार्ज अमाउंट में फॉरेन इंजन का प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल स्केल। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ फर्मेंटर्स की। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स और फर्मेंटर्स में किस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म होता है, आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक हेटेरोलोगस होस्ट, जो कंपेटिबल हेटेरोलोगस होस्ट है, उसको आप सर्च करते हैं। जब आपको हेटेरोलोगस होस्ट मिल जाता है तो लेबोरेटरी मीडियम में, ठीक है, आप उससे जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हेटेरोलोगस होस्ट को ग्रो करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कंडीशन रिक्वायर्ड है या कैसे कैसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो करता है, वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है या एरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए उसको, ये सारी चीज़ें आप लेबोरेटरी मीडियम पे चेक करते हैं। लेबोरेटरी मीडियम में जब आपका की अच्छे से तसल्ली हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद आप उसकी कॉस्ट एंड क्वालिटी को चेक करते हैं पायलट प्लांट स्केल में। पायलट प्लांट स्केल में आप ग्लास एपरेटस की जगह स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं और पायलट स्केल के बाद आ जाते हैं आप इंडस्ट्रियल स्केल पे। जब सारी चीज़ें पायलट प्लांट स्केल में वेरीफाई हो जाती है, एट द एंड यू विल गो टू द इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में जाने के लिए बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगाए जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर्स होती है। वहाँ पे वाइड स्केल में फॉरेन जीन प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस होता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसमें फर्मेंटर्स होते हैं 100 से 1000 लीटर्स तक। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको फर्मेंटर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से फर्मेंटर्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आई विल कम टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए फर्मेंटर्स कौन कौन से आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो लिसन केयरफुली। तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फर्मेंटर्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए आप लेबोरेटरी स्केल पे जाते हैं, वहां पे आप ग्लास एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स की स्क्रीनिंग करते हैं, माइक्रोब्स को सर्च करते हैं, उनकी वो कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकता है माइक्रोब्स, ये सब आप ऑब्जर्व करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। जब आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है, राइट, उसके बाद आप जाते हैं पायलट स्केल प्लांट पे। वहां पे ग्लास एपरेटस जो है रिप्लेस हो जाता है किससे बेटा, स्टेनलेस स्टील से, और उसमें वहां पे आपका जो मेन पर्पज है वो है कॉस्ट एंड क्वालिटी को चेक करना। जब कॉस्ट एंड क्वालिटी भी चेक हो जाती है तो एट द एंड आप इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगाए जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर्स होती है। तो फर्मेंटर्स को आप सेटअप करते हैं। अब इन फर्मेंटर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस टाइप के फर्मेंटर्स होने चाहिए, इनमें कौन कौन सी कंडीशन को आपको सेट करना है जिससे कि वहां पे माइक्रोब्स जो है, हेटेरोलोगस जो होस्ट है, हेटेरोलोगस होस्ट जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्ट बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, वो आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। तो हम बात करते हैं फर्मेंटर्स की। तो यहाँ पे जो फर्मेंटर्स हैं मेरे बच्चों, देखो ध्यान दो प्लीज। तो फर्मेंटर्स जो है बेटा यहाँ पे दो टाइप के हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्मेंटर्स जो है यहाँ पे दो टाइप के हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, डायग्राम के साथ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स कितने टाइप के हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स है, विच आर ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इनको आप स्टर्ड टैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्टर्ड टैंक। तो इसमें दो टाइप के स्टर्ड टैंक है, एक है बेटा सिंपल स्टर्ड टैंक और दूसरा है बेटा यहाँ पे एक हो गया सिंपल स्टर्ड टैंक और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका स्पार्क स्टर्ड टैंक। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल स्टर्ड टैंक और स्पार्क स्टर्ड टैंक, दोनों में डिफरेंस देखो। सिंपल स्टर्ड टैंक का डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। सिंपल स्टर्ड टैंक जो है, ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ये सिंपल स्टर्ड टैंक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सिंपल स्टर्ड टैंक में एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, ये सिंपल स्टर्ड टैंक है और इस सिंपल स्टर्ड टैंक का जो बेस है, दोनों साइड से जो बेस है वो बेटा कर्व शेप है, दिस इज कर्व शेप। ये सिंपल स्टर्ड टैंक और इसका बेस यहाँ पे कर्व शेप है, इज दैट क्लियर? और इस सिंपल स्टर्ड टैंक में सबसे पहले एक एजिटेटर सिस्टम सेटअप किया जाता है। यहाँ पे एक एजिटेटर सिस्टम सेटअप किया जाता है, आप ये जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मोटर। तो एजिटेटर सिस्टम में क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम सेट करते हैं।
हम एजिटेटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों में ही सेटअप किया जाता है एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एजिटेटर सिस्टम का जो मेन रोल होता है वो मिक्सिंग दी प्रोडक्ट को थ्रोली मिक्स करने के लिए यहाँ पे एक एजिटेटर सिस्टम लगाया जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? आपने देखा होगा भाई, अगर आपने देखा हो एक जैसे लोग दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद उससे मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने के लिए आपके पास एक एजिटेटर सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आती है, तो पूरे में उसको घुमा देता है और ऊपर ऊपर मक्खन आ जाता है, मक्खन को आप आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का सिस्टम है यहाँ पे कि एजिटेटर सिस्टम में, जिससे कि वो प्रोडक्ट जो है थ्रोली मिक्स हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट को थ्रोली मिक्स करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको होस्ट हेटेरोलोगस होस्ट कंज्यूम करता है, जिससे कि वो जो है वो वहाँ पे उस प्रोडक्ट से एक नया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तैयार कर देता है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तैयार करने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को मिक्स कराने के लिए एजिटेटर सिस्टम चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये एजिटेटर सिस्टम है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग प्रोडक्ट, ये यहाँ पे एक एजिटेटर सिस्टम है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो ये एजिटेटर सिस्टम है, ये नीचे तक सेट होता है। इस एजिटेटर सिस्टम में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्लेड्स, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा ब्लेड्स। देखिए ये ब्लेड है, आप देख रहे हैं ब्लेड्स। इन ब्लेड का काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्लेड है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी ब्लेड है, देखिए ये एजिटेटर सिस्टम में यहाँ पे ब्लेड्स हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लेड्स। इन एजिटेटर सिस्टम में ये ब्लेड जो है उस प्रोडक्ट को मिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो मोटर है, ये मोटर की वजह से मशीन ऐसे घूमती है, और ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, इन ब्लेड का काम क्या है बेटा, इन ब्लेड का जो रोल है, इन ब्लेड्स का रोल ये है कि ये जो है मतलब प्रोडक्ट्स को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये ब्लेड्स मैंने बता दी यहाँ पे। तो ये जो है ब्लेड्स हैं, क्या है बेटा, ये ब्लेड है। ये ब्लेड जो है ऐसे घूमते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये ब्लेड है, ये भी एक ब्लेड आप देख रहे हो ऊपर, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। ये फॉर्म ब्रेकर है, क्या बेटा, क्या है बेटा, फॉर्म ब्रेकर। फॉर्म ब्रेकर की भी जरूरत होती है। फॉर्म ब्रेकर की इसलिए जरूरत होती है जब वहाँ पे प्रोडक्ट एजिटेट कर रहा है, एजिटेशन हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो वो मोटर ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर मोटर ऐसे ऐसे घूम रही है तो वहाँ पे ऊपर फॉर्म डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब दही से आप मक्खन निकालते हैं तो बिलोते हैं तो ऊपर उसमें फॉर्म सी इकट्ठी हो जाती है, ऐसे यहाँ पे भी फॉर्म इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे ये फॉर्म ब्रेकर है सबसे ऊपर, और नीचे ये ब्लेड्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट को थ्रोली मिक्स कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इसका जो बेस है वो कर्व शेप है। इसका बेस कर्व शेप क्यों है? इसका बेस कर्व शेप, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रेट टैंक है उसका बेस कर्व शेप क्यों है? तो द रीजन इज जिससे कि वो थ्रोली मिक्स हो। ठीक है, अगर बेस फ्लैट होगा तो थ्रोली मिक्स नहीं हो पाएगा। थ्रोली मिक्स करने के लिए बेस जो होता है इसका कर्व शेप होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी सिस्टम सेटअप किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेटअप किया जाता है एक सिस्टम, ठीक है, किसके लिए? एसिड बेस बैलेंस के लिए। इस एसिड बेस बैलेंस, यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस के लिए एक सिस्टम सेट किया जाता है जिससे कि हेल्प्स टू मेंटेन पीएच मेंटेनिंग की जाती है। पीएच मेंटेन होता है एसिड बेस बैलेंस के लिए, पीएच मेंटेन, एसिड बेस बैलेंस से पीएच मेंटेन हो जाता है। क्या मेंटेन हो जाता है बेटा? पीएच मेंटेन। इसके अलावा यहाँ पे एक सेटअप और बनाया जाता है, दिस इज अनदर सेटअप। देख रहे हो आप, ये मैंने यहाँ पे एक आउटलेट और बना दिया है। इस आउटलेट में हम क्या पास करते हैं? स्टीम स्टेरिलाइजेशन, स्टीम ऑफ स्टेरिलाइजेशन। एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? ये टैंक बनाते टाइम, ठीक है, इनमें स्टेरिलिटी का ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है। स्टेरिलिटी का मतलब स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। और स्टेरिलाइजेशन करने के जो पीछे पर्पज है वो ये है कि जिससे किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो सके। ये जितने भी आप टैंक इस्तेमाल करते हैं, इन टैंक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इनको स्टेराइल किया जाता है। इनमें यूवी रेज वगैरह डाल के इनको बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी पैथोजन ना रहे, ठीक है, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट पैथोजन ही ग्रो हो सके। अगर आप यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन या स्टेरिलिटी को डेवलप नहीं करेंगे तो कंटेमिनेशन हो जाएगा, डिजायर प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो स्टेरिलाइजेशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? इसके अलावा इन फर्मेंटर्स में यहाँ से स्टेराइल एयर निकलती है, स्टेराइल एयर निकलती है। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद करना है। तो ये फर्मेंटर्स को बनाते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर करने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम डेवलप करने हैं। तो सबसे पहला एजिटेटर सिस्टम फॉर मिक्सिंग प्रोडक्ट। नंबर 2
कूलिंग वाटर, यहाँ पे आपको कूलिंग वाटर भी रिक्वायर्ड है। कूलिंग वाटर इसलिए रिक्वायर्ड है बेटा, जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से, उन माइक्रोबियल एक्टिविटी से हीट निकलेगी। इज दैट क्लियर? और वो हीट अगर ज़्यादा बढ़ गई तो माइक्रोब्स को डैमेज कर सकती है, फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फर्दर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में टाइम टू टाइम कूल वाटर डालते रहना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर हीट को मेंटेन किया जा सके। तो दूसरा ये आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और तीसरा जो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे आपको एसिड बेस बैलेंस करना है। एसिड बेस बैलेंस यानी कि आपको पीएच मेंटेन करना है, मेंटेनिंग पीएच। बिना पीएच मेंटेनिंग के प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में पीएच भी बहुत जरूरी है, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको ये सेट करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है, मेंटेनिंग स्टेरिलिटी। इन टैंकर्स में, इन फर्मेंटर्स में मेंटेनिंग किया जाता है स्टेरिलिटी को। तो फर्मेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो फर्मेंटर्स होते हैं, फर्मेंटर जनरली यूज किया जाता है एनारोबिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो फर्मेंटर्स है इसमें एरोबिक एक्टिविटी भी, एरोबिक माइक्रोब्स जो है इस्तेमाल होते हैं। तो ये ब्रॉड लेवल पे हम फर्मेंटर्स का टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो फर्मेंटर्स जो टर्म्स डिराइव हुआ है वो फर्मेंटेशन से डिराइव हुआ है। फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक एक्टिविटी, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी सप्लाई की जाती है माइक्रोब्स के प्रोडक्ट की वजह से। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनारोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करें, तो एरोबिक माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल इन टैंक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर होती है। बट ब्रॉड सेंस में इनको फर्मेंटर्स बोला जाता है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, आप ये मत सोचना कि इनमें एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो नहीं किया जा सकता, एरोबिक माइक्रोब्स को भी ग्रो किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है, तो ये कंडीशन मेंटेन करनी है। इसके अलावा एक कंडीशन और, ऑक्सीजन या एयर सप्लाई बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन और एयर सप्लाई के माइक्रोब्स की एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोब्स को भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये आपको उस फर्मेंटर्स में ये सारी चीजें सप्लाई करनी है, सारी चीजें आपको सेट करनी है। दैट विल बी योर आइडियल फर्मेंटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो बेटा ये होगी सिंपल स्टर टैंक। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टर टैंक विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में एक स्पार्क स्टर टैंक भी दिया है। स्पार्क स्टर टैंक क्या है बेटा? स्पार्क स्टर टैंक, दिस इज स्पार्क स्टर टैंक। बड़ा सिंपल सा टैंक है ये। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। स्पार्क स्टर टैंक बोलते हैं इसको। तो स्पार्क स्टर टैंक में आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपने इसके अंदर एक एजिटेटिंग ट्यूब डाल दी है, इसको आप एजिटेटिंग ट्यूब कहेंगे। इस एजिटेटिंग ट्यूब के अंदर ये ट्यूब ऐसे ऐसे घूमती है। देखो ये ट्यूब कैसे घूमेगी, ये ट्यूब ऐसे घूमती है बेटा, ये एजिटेटिंग ट्यूब ऐसे घूमती है, घूमती रहती है। इज दैट क्लियर? तो एजिटेटिंग ट्यूब डाल दी, और एजिटेटिंग ट्यूब के साथ आपने यहाँ पे एजिटेटिंग ट्यूब में आपने इसमें ऑक्सीजन भी सप्लाई की है। क्या सप्लाई की है बेटा? इस एजिटेटिंग ट्यूब के साथ आपने ऑक्सीजन को भी सप्लाई किया है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम को, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एजिटेटिंग ट्यूब है, और इस एजिटेटिंग ट्यूब जो है यहाँ पे इसमें स्मॉल होल्स होते हैं जो कि एयर सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स आपको नजर आ जाएंगे। ये एजिटेटिंग ट्यूब है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा सप्लाई होती है। दोनों टैंक में क्या डिफरेंस है? इस टैंक स्पार्क स्टर टैंक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसलिए किया जाता है जिससे कि जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे स्पार्क स्टर्ड टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एयर बबल्स निकलते हैं, ऑक्सीजन बबल्स बनते हैं, और एट द एंड आप यहाँ पे भी ये देख रहे हैं, आप ये जो सरफेस देख रहे हैं रफ सर, ये अप डाउन, ये इंक्रीजिंग सरफेस फॉर ऑक्सीजन है। दिस इज इंक्रीजिंग सरफेस फॉर ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग सरफेस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो टाइप के आपके टैंक हो गए। इसके अलावा देयर आर अदर 3 टाइप्स ऑफ टैंक। फर्मेंटर्स 3 अदर टाइप्स के भी होते हैं, ये भी आपको समझना है, बहुत जरूरी है। अदर 3 टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स, लिसन केयरफुली। अदर 3 टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स, लिसन टू मी। सो अदर 3 टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स देख लीजिए प्लीज। और भी यहाँ पे अदर 3 टाइप्स के फर्मेंटर्स हैं जो कि कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अदर 3 टाइप फर्मेंटर्स में एक होता है क्लोज फर्मेंटर्स। क्लोज फर्मेंटर को आप बेटा क्या कहते हैं? बैच फर्मेंटर भी कहते हैं। क्लोज फर्मेंटर को बैच फर्मेंटर कहा जाता है। एक होता है आपका ओपन फर्मेंटर। ओपन फर्मेंटर को आप फैड बैच फर्मेंटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा?
फेड बैच फर्मेंटर बोला जाता है, ओपन फर्मेंटर को। और वहीं जो आपका लास्ट है वो है आपका, सॉरी इसको फेड बैच नहीं बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस फर्मेंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। इसको आप कंटिन्यूअस फर्मेंटर कहते हैं, कंटिन्यूअस फर्मेंटर। और जो बेटा लास्ट वाला है वो है आपका फेड बैच फर्मेंटर। फेड बैच फर्मेंटर, फेड बैच फर्मेंटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए तीनों पता होना चाहिए आपको। पहला है क्लोज फर्मेंटर। क्लोज फर्मेंटर में इस टैंक में आपने एक बार जो भी सप्लाई की है न्यूट्रिएंट्स की, सिर्फ एक ही बार सप्लाई की जाती है, ठीक है, ओनली वन टाइम। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें आप नया प्रोडक्ट डालते हैं माइक्रोब्स की एक्टिविटी के लिए। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे आप जो है एक ही बार सारा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे और एवरीथिंग जो भी आपको सेट करनी है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम ही होता है। उसके बाद दोबारा उसमें बीच में आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये है क्लोज फर्मेंटर। क्लोज फर्मेंटर में बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। जितने भी न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं वो एक ही बार डाले जाते हैं, और एक ही बार न्यूट्रिएंट डालने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये है क्लोज फर्मेंटर और बैच फर्मेंटर। तो बैच फर्मेंटर में दिस इज, इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई ओनली वंस। इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई एक ही बार होती है, एक ही बार पूरा सेटअप बना दिया जाता है। सेटअप जो है पूरा न्यूट्रिएंट सप्लाई का सब कुछ एक ही बार डेवलप कर दिया जाता है, जिससे माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और जब वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना देते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को वो कंप्लीटली जब कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद उस वहाँ से आप प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के बाद उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा है आपका ओपन फर्मेंटर। ओपन फर्मेंटर क्या है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपन फर्मेंटर को आप कंटिन्यूअस फर्मेंटर बोलते हो। कंटिन्यूअस फर्मेंटर क्यों बोलते हो? अगर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए, इफ यू रिक्वायर्ड एनी प्रोडक्ट इन ए वेरी लार्ज अमाउंट, तो उसमें आप क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। कॉन्स्टेंटली सप्लाईज रहती है उसमें, कॉन्स्टेंटली एयर सप्लाई रहती है, सब कुछ कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहते हैं आप, टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहते हैं, तो उसमें कॉन्स्टेंट सप्लाई होता रहता है। दैट्स वाई कॉल्ड ओपन फर्मेंटर, क्योंकि वो ओपन फर्मेंटर है। तो ओपन है तो यानी कि उसमें आप सब कुछ सप्लाई करते रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया आपका ओपन फर्मेंटर। तो इसमें कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा, या कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप उस हेटेरोलोगस होस्ट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स की इसमें कंटिन्यूस सप्लाई होती है ओपन फर्मेंटर्स में। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो लास्ट वाला है आपका फेड बैच फर्मेंटर। एग्जैक्टली जो फेड बैच फर्मेंटर है, दिस इज द कॉम्प्रोमाइज ऑफ बोथ। इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज है बेटा, ये क्लोज फर्मेंटर और ओपन फर्मेंटर का कॉम्प्रोमाइज है। तो याद रखना, ये इससे मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ फर्मेंटर, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, इतना ही आता है, इसलिए मैं इतना ही दे रहा हूँ आपको। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो फेड बैच फर्मेंटर है, ये जो है क्लोज फर्मेंटर और ओपन फर्मेंटर का क्या है बेटा, फर्मेंटर्स का क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज है। क्या है बेटा? एक कॉम्प्रोमाइज है। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज ऑफ, यानी कि दोनों से मिलता जुलता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ बैच फर्मेंटर एंड ओपन फर्मेंटर। ओपन फर्मेंटर और बैच फर्मेंटर्स का एक कॉम्प्रोमाइज है फेड बैच फर्मेंटर। इनिशियली क्या होता है, लीस्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। इनिशियली लीस्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है बेटा, और लेटर इंक्रीज द क्वांटिटी, धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। इस फर्मेंटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फेड बैच फर्मेंटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पेनिसिलिन बनाने के लिए। कौन सा? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, उसको बनाने के लिए फेड बैच फर्मेंटर्स का आप इस्तेमाल करते हो। इसी के साथ ये फर्मेंटर्स भी कंप्लीट हो गया और ऑब्टेनिंग फॉरेन इन प्रोडक्ट वाला टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग फॉरेन इन प्रोडक्ट को एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अल्टीमेट एम क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना है, एक
फॉरेन जीन प्रोडक्ट बनाना है एंड दैट प्रोडक्ट मे बी दी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप हेटेरोलोगस होस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ई कोलाई का इस्तेमाल किया ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए। तो क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन को आप ह्यूमन की बॉडी में तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप लेबोरेटरी में उसको ई कोलाई में से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे भी किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी पायलट स्केल। तो यहाँ पे हेटेरोलोगस होस्ट से आप मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आप लेते हैं, डिजायरेबल प्रोडक्ट आप लेते हैं, एग्जैक्टली। तो ये प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, आप सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स की स्क्रीनिंग के बाद आप लेबोरेटरी स्केल पे जाते हैं। आपने पहले माइक्रोब्स को सर्च किया, माइक्रोब्स आपको सूटेबल मिल गया, उसके बाद आप लेबोरेटरी लेवल पे जाएंगे। लेबोरेटरी लेवल पे कैसे जाएंगे कि उस माइक्रोब्स में आप उस प्रोडक्ट को बनाकर देखोगे कि वो प्रोडक्ट माइक्रोब्स प्रॉपर्ली बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, या उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा मीडियम चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्या एयर चाहिए, कितना पीएच चाहिए, एवरीथिंग यू विल रिकॉर्ड ऑन लेबोरेटरी लेवल। तो सबसे पहले आप लेबोरेटरी लेवल पे उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, एवरीथिंग यू विल एनालाइज एट द लेबोरेटरी लेवल। तो सबसे पहले आपने सर्च किया माइक्रोब को, फिर आप लेबोरेटरी लेवल पे गए। लेबोरेटरी लेवल के बाद जब आप लेबोरेटरी लेवल पे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गए उस माइक्रोब से, उसके बाद आप पायलट स्केल पे जाते हैं। पायलट स्केल का मतलब है यहाँ पे जितने भी लेबोरेटरी स्केल में आप ग्लास अपरेटस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पायलट स्केल का जो अल्टीमेट एम है वो एम ये है कि आपको कॉस्ट, उस प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है, उस प्रोसेस की क्वालिटी क्या है, कॉस्ट एंड क्वालिटी को चेक करने के लिए आप लेबोरेटरी स्केल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पायलट स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आप जो है ग्लास अपरेटस की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसमें आप ग्लास अपरेटस की जगह स्टेनलेस स्टील के कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब पायलट स्केल पे भी आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल पे जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल में बड़े बड़े फर्मेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। फर्मेंटर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द माइक्रोबियल एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटर सेटअप कर दिए जाते हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर तक होती है। तो हो गया बेटा, तो सर्च माइक्रोब्स, लेबोरेटरी स्केल प्लांट, उसके बाद पायलट स्केल प्लांट, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल में फर्मेंटर्स पे गए। फर्मेंटर्स मैंने आपको दो टाइप के बताया, एनसीईआरटी की बुक में दिए, सिंपल स्टर टैंक एंड स्पार्क स्टर टैंक, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ज्यादा एयर सप्लाई होती है, उसको स्पार्क स्टर टैंक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो सिंपल स्टर टैंक है या स्पार्क स्टर टैंक है, यहाँ पे फर्मेंटर सेटअप करते टाइम आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि वहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, नहीं तो कंटेमिनेशन हो जाएगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रॉपर एयर सप्लाई करनी है, वहाँ पे एसिड बेस मेंटेन करना है, आपको एसिड और बेस का लेवल मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, कूलिंग वाटर डालते हैं आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, वहाँ पे हीट निकलती है, हीट को खत्म करने के लिए आप कूलिंग वाटर भी सप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी कंडीशन आप सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल स्टर टैंक में बताया आपको कि उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है बेटा, कर्व शेप होता है, और उसमें जो है एक मोटर लगी होती है, मोटर के साथ साथ वहाँ पे कुछ ब्लेड्स होते हैं। वो ब्लेड्स क्या करते हैं, वो उस पूरे प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हैं, थ्रोली मिक्स करते हैं। ऊपर भी एक पेयर ब्लेड होता है जिसको आप फॉर्म ब्रेकर कहते हैं, वहाँ पे फॉर्म बनेगी क्योंकि प्रोसेस एजिटेशन हो रहा है, एजिटेशन भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रोसेस में एजिटेशन हो रहा है, जब एजिटेशन होगा, मिक्सिंग होगी, तो फॉर्म डेवलप हो जाएगी। फॉर्म ब्रेकर जो होते हैं वहाँ पे फॉर्म ब्रेकर ब्लेड्स भी होते हैं जो कि सबसे ऊपर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी है। इसके अलावा फर्मेंटर्स को आप 3 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं। वन इज क्लोज फर्मेंटर, अनदर इज नंबर 2 इज ओपन फर्मेंटर एंड नंबर 3 इज फैट बैच फर्मेंटर। तो जो क्लोज फर्मेंटर्स हैं, क्लोज फर्मेंटर्स में आप क्या करते हैं, जितनी भी सप्लाई करनी होती है, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल कंटेंट, एवरीथिंग यू विल सेट एट ए सिंगल टाइम, एक बार में ही आपको सब कुछ कर देना है। उसके बाद माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे। जब माइक्रोब्स की एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, वो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट तैयार कर देगा, ठीक है, और सारा प्रोडक्ट उसने जो भी आपने सप्लाई किए न्यूट्रिएंट सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, डिजायरेबल प्रोडक्ट बना दिया। उसके बाद उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, फैट बैच क्लोज फर्मेंटर्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ओपन फर्मेंटर। ओपन फर्मेंटर्स में आप कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का जो हमारा पर्पज़ ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में चाहिए तो कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद फैट बैच फर्मेंटर जो है वो दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ है। इनिशियली उसमें लीस्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाता है, धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है, वो फैट बैच फर्मेंटर्स है। दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ है, क्लोज का और ओपन का, और इससे आप पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स को बनाने का काम भी करते हैं फैट बैच फर्मेंटर से। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बच गया मेरा बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये और समझ लीजिए, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इट विल बी द लास्ट टॉपिक। मुझे बस थोड़ा सा ही बताना है इसके बारे में, इट विल हार्डली टेक योर 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अगला टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लिसन केयरफुली, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें मेरे बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है भाई? आपने फर्मेंटर्स में प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आपको प्यूरिफाई करना है, उस प्रोडक्ट को आपको सेपरेट करना है, तो यही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। ये जो प्रोडक्ट है फॉरेन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को आप सेपरेट करके प्यूरिफाई करते हैं। पहला पॉइंट है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेट किया और उसको प्यूरिफाई किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सेपरेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे सेंट्रीफिकेशन वगैरह किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंट्रीफिकेशन किया जाता है, ये सारे या एजिटेशन किया जाता है, या मतलब वैरायटी ऑफ प्रोसेस है यहाँ पे उसको सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो काफ़ी सारे प्रोसेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप जो है उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। और टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट के बाद सेकेंड स्टेप में कौन सा है बेटा? टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट आपको मिला है, उस प्रोडक्ट को आप टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को सेट करते हैं, ठीक है, कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाते हैं, उसके बाद आप जो है उस प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन करते हैं, यानी कि आप उसका जो है कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हो बेटा? कॉमर्शियली आपने उसको एक्सपोज कर दिया। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये फर्मेंटर्स में जितने भी डिजायर प्रोडक्ट आए, ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इनको सेपरेट करना है, इनको प्योरीफाई करना है, और प्योरीफाई करने के बाद, सेपरेट करने के बाद, उसके बाद जो है आपको उनकी कॉस्टिंग डिसाइड करनी है कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है। पैकेजिंग करने के बाद फिर आपको जो है कॉमर्शलाइजेशन लेवल पे उसको लेके जाना है, यानी कि कॉमर्शियली आपको उसको, ठीक है, बेचना है, या जो भी है XYZ, ठीक है, या उसकी मार्केटिंग वगैरह करनी है। तो ये सारे प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप, उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को पढ़ने की तरीका मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। सबसे पहले NCERT उठाना, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो चल रहे हैं, ठीक है, वीडियोज़ को वॉच करो। वॉच करने के बाद इन वीडियोज़ से नोट्स बनाओ। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। तो नोट्स बनाने के बाद उसके बाद आप आ जाइए NCERT पे। एक बार NCERT को थ्रोली अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, NCERT का एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। NCERT का एक एक पॉइंट, और NCERT के पेरीफेरी, जिससे कि आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाता जा रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? एवरीथिंग आई विल बी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसके बाद फिर आपको क्या करना है? NCERT पढ़ने के बाद आपको बेटा क्या करना है? NCERT पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, MCQ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो MCQ करने के बाद, क्वेश्चंस करने के बाद ये आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट, मतलब आप प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक में या कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, और आज के लिए भी बस इतना ही। इसके बाद अगला चैप्टर आई विल डिस्कस, ठीक है, बाय माई नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।